शोबे का जो मुसलमानों के तरक्की और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उसका दिन भर का प्रोग्राम है। उसमें मुसलमानों की एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट, साथ ही जो नफ़रत की फ़िज़ा है मुल्क में उसको कैसे रोकें। इसके अलावा जो मुसलमानों के इदारे NGOs हैं, चाहे वो हुकूमत की हों या हमारे हों, मसलन औक़ाफ़ हुकूमत का इदारा है लेकिन मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। उसी तरीक़े से मुसलमानों के इदारे हैं, जमात इस्लामी है या इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, खुद मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद है, यूनिटी। और ख़ास तौर पे अब इस मुल्क में जो शनाख्त के मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ के, तहज़ीब के, उसमें बेदारी लाना है कि वो हौसले से रहें और अज़्म और उम्मीद को बांधे रखें। कोई उनके अंदर एहसास कमतरी या किस्म की नाउमीदी, मायूसी की फ़िज़ा ना पैदा हो। तो उसके लिए ये तो मीटिंग हमारे ज़िम्मेदारों की है, वो समाज में काम करेंगे, तो उनको ये बात सिखाना है, समझाना है। और हमारा ख्याल ये है कि जो मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा है उसको ख़त्म करने के लिए मुस्लिम उम्मत को बराह रास्त गैर मुस्लिम समाज से अपने रवाबित जोड़ें और उनको भी नफ़रत से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि गैर मुस्लिम समाज को फ़िरक़ा परस्त पार्टियों ने खौफ में मुब्तला कर दिया है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुसलमानों को यहाँ पर खौफ है, बल्कि गैर मुस्लिम समाज को एक खौफ दिलाया गया है। वो खौफ मुसलमानों का है, इस्लाम का है, और उसकी बुनियाद पर नफ़रत की फ़िज़ा तैयार की गई। तो जब तक मुसलमान और यहाँ के गैर मुस्लिम समाज में अच्छे ताल्लुक़ात कायम नहीं होंगे, हम नफ़रत की इस फ़िज़ा को ख़त्म नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अननेसेसरी अरेस्ट होते हैं, तो उस मौके पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना। मुल्क भर में तो हम काम कर रहे हैं। इन दिनों हम हल्द्वानी गए थे, वहाँ एक इशू था और वहाँ के लोगों को लेकर उनकी मदद की गई, अखलाकी और क़ानूनी। वो लोग सुप्रीम कोर्ट को गए, वक्ती तौर पे तो रुक गया। ऐसे मसाइल आसाम में भी, लैंड इविक्शन के, एनक्रोचमेंट के, बुलडोजर पॉलिटिक्स के, लॉलेसनेस के, लिंचिंग के और डिमोलिशन ऑफ हाउसेस के, तो इन सब मौज़ूआत पर उनके अंदर बेदारी पैदा है। उसके साथ उनकी कानूनी मदद भी की जाए, वकला की तैयारी हो, वकला की टीम की तैयारी हो, तो ये सब काम वो हमारे शोबे के तहत होते हैं। तो उसमें तालीम भी है, लीगल डिफेंस सिस्टम भी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, रोज़गार की तरफ तवज्जो दिलाना है, और हुकूमत के गलत पॉलिसियों को हुकूमत को भी नुमाइंदगी करें, गैर मुस्लिमों से अच्छे ताल्लुकात, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो दिन भर में कवर किए जाएं। तो इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है हमारे नज़दीक इन दिनों, वो नफ़रत की फ़िज़ा का है। इसको और भी मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, तालीम है, ये भी मसाइल हैं, लेकिन इन दिनों सबसे जो मसला है और इस मसले को हमें ख़त्म करना है। इससे मुल्क के बाहर भी हमारे मुल्क की जो छवि है वो ख़राब हो गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्त अनासिर की है कि वो न सिर्फ यहाँ नुकसान पहुँचा है बल्कि मुल्क के बाहर भी नुकसान पहुँचा है। तो उनको भी मिलकर हम समझाना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिशें अलग अलग जहतों पर है, उम्मत के अंदर इत्तेहाद हो, मुल्क के अंदर भी इत्तेहाद हो, मुसलमानों में इत्तेहाद हो और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी हो। इन सब कोशिशों में हम सरगर्म हैं। ये मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखी गई हैं, और अगर कोई तफसील हो, पूरा प्रोसेस रुका हुआ
ये तो होना चाहिए था 2021 में। 2011 में हुआ था, 2021 में होना चाहिए। तो ये एक पहलू पे नाकाम नहीं है। मुल्क में मईशत गिरती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पे सियासत असरअंदाज हो रही, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बात करने पे सही मौका नहीं मिलता, ईडी के नाम पर पॉलिटिशियंस को हरासें किया जा रहा है, जर्नलिस्ट आवाज उठाते हैं तो उनके लिए जेल की। तो जर्नलिस्टों के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, यानी ये तो हुकूमत जो है मुल्क के अंदर औरतों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, ईसाइयों के लिए, दलितों के लिए, यानी किस किस के लिए नुकसान था नहीं। महज इसको यानी गैर मुस्लिम समाज को ये खुश करने के लिए कि हमने मियाँ जी को दबा के रखा है या उनको सता के रखा है, इस खुशी में वो इन तमाम मसाइल को भूल जा रहे हैं। तो ये खुशी बहुत आर्जी है। मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं उनको हल करना हुकूमत का काम है। तो हुकूमत अपने नाकामियों को छुपाने के लिए मुस्लिम इश्यूज का सहारा लेकर यहाँ के गैर मुस्लिमों को गुमराह कर रही है, हिंदू समाज को गुमराह कर रही है। ये बीजेपी हुकूमत यहाँ के हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, ऐसा मेरा समझना है। मकामी सतह पर जमात के कुछ तालीमी इदारे जिम्मेदारों की किसी की हाल ही नहीं, मोहन भागवत से मुलाकात नहीं। गैर मुस्लिम कोई कायदीन से? हाँ जी, आरएसएस के लोग जिम्मेदारान से हुई, लेकिन उनके मोहन भागवत साहब से नहीं। तो उधर से कुछ पॉजिटिव मैसेज? असल में मुलाकात का जो आगाज हुआ वो तो हमारे मुल्क के जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जी, नजीब जंग हैं जी, वो एसवाई कुरैशी हैं, शाहिद सिद्दीकी हैं जी, और सईद शेरवानी हैं, ये और जमीरुद्दीन शाह वगैरह, हाँ जी, ये लोग थे। इन्होंने मुलाकात की थी मोहन भागवत से। उसके बाद बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया था आरएसएस के लोगों ने। तो ये 4 लोग उसके जिम्मेदार थे। इन्होंने हमसे भी ख्वाहिश की कि हम तो मिल रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों में आप लोग भी हमारे साथ रहें और अपनी बात पेश करें। अब किसी से भी मुलाकात को तो हम रद्द नहीं कर सकते हैं, बातचीत को। तो हमने कहा कि हम तजुर्बा देखते हैं, इसलिए जमात के जो आला तरीन जिम्मेदारान हैं, चाहे वो जमीयत उलमा की हो, जमात इस्लामी की हो, उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। उन्होंने दूसरे तीसरे दर्जे के लोगों को उसमें भेज दिया, तो मैं भी उसमें शरीक हो गया। तो वो इसीलिए आला तरीन जिम्मेदार शरीक नहीं हुए कि अभी वो सब चीज़ों को देखें कि उनकी सिंसियरिटी क्या है। तो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान जिन मसाइल को जूझ रहे हैं उनको बताया गया। आरएसएस की कोई आरएसएस हुकूमत में नहीं, ये बात हमको मालूम है, हुकूमत में तो बीजेपी है। तो असल 2 मसले हैं, हुकूमत से बात करना अलग है और एक समाजी तंजीम से बात करना अलग है। तो हम समाजी सतह पर उनके साथ क्या बात करना है हमने बात की, तो हमने यही बात उठाई, वो है लॉलेसनेस और नफरत का माहौल। कोई आदमी जेनोसाइड की कॉल दे रहा है, कोई आदमी गोली मारो सालों को कह रहा है, कोई आदमी डिमोलिशन खरगोन में मध्य प्रदेश में वहाँ पर हो रहा है, लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। उनको बताया कि आप लोगों की कोई अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप, हम ये मानते हैं कि आरएसएस हिंदू समाज की वाहिद तंजीम नहीं है, पूरे हिंदुओं को नुमाइंदगी नहीं करते, और भी तंजीम है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि आपका जो असर है उससे आप हिंदू समाज की तरबियत कीजिए, उनको सही रास्ता बताइए। ये जो नफरत के रास्ते पे वो चल पड़े हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी किस पर है? तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें सही हैं, यहीं को जारी रहना चाहिए या आप इसको रोकने में कोई मदद करें?
तो ये असल मौजूद था जो उनके सामने रखा गया। उन्होंने हमें भी कहा कि भाई आप मुस्लिम कौम के जिम्मेदार हैं, तो मुसलमानों में ये जो बातें हैं इसको भी आप समझाएं। उन्होंने भी बातें पेश की। जाहिर है कि कोई एक ही सेशन में सब बातें नहीं हो सकती है। अब मुसलमानों में अलग अलग ख्याल है कि बाद लोगों का ख्याल है कि बात ही नहीं करना चाहिए, बाद लोगों का ख्याल है कि बातचीत करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो हम उन तमाम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम उम्मत की जो तबसरे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो दोबारा अगर मुलाकात हो तो ये जो कुछ हम फीडबैक हमको मिल रहा है उसको सामने रख के बातचीत करें। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़मीन खालिद साहब जी बताएंगे। जी हाँ, ये बात तो हमारे 4 साल का जो हमारा प्रोग्राम बनता है जी उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जी और उस जानिब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 4 सालों में इंशाल्लाह 10 नए स्कूल्स हम लोग कायम करेंगे और 2 जूनियर कॉलेजेस और इंशाल्लाह एक सीनियर कॉलेज की भी कोशिश की जाएगी। जैसे मलिक साहब की तरफ से बात आई, एजुकेशनल डेवलपमेंट ये हमारा कोर एजेंडा है। एजेंडे के बहुत सारे पार्ट में से एक एजेंडा ये भी है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन जी बहुत सस्ते दामों में मिले, और वहाँ पर जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी हो। जमात की पहले दिन से कोशिश भी है, जमात की शनाख्त भी है कि हमने कंपटीशन की बुनियाद पर, कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, अहलियत की बुनियाद पे लोगों को अपॉइंट किया है। और हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और वो उनका बुनियादी हक भी है एक स्टूडेंट का कि उसको तालीम जो मिले अच्छे टीचर्स से मिले, ऐसे इदारे हम लोग कायम करेंगे।